आदमी अभी अभी ऊपर गया था कि उसका शरीर अचानक सख्त हो गया और फिर उसके हाथ पैर बेकाबू होकर मुड़ने लगे। आखिर ये एक रहस्यमय अलौकिक घटना है या फिर कोई भूत प्रेत का खेल? स्वागत है 2026 की नवीनतम सुपरहिट फिल्म हॉन्टेड हाउस स्पेशलिस्ट स्टोर में। लड़का अजय और उसकी बहन ने अपनी आंखों के सामने अपने पिता द्वारा अपनी मां की हत्या करते देखा। ये भयावह दृश्य दोनों भाई बहनों के लिए एक अमिट बुरा सपना बन गया। 20 साल बीत जाने के बाद भी अजय अक्सर नींद से चौंक कर उठ जाता था। कहावत है कि मुसीबत हमेशा बेचारों पर ही आती है। छोटी बहन जियो आई को कम उम्र में ही जन्मजात हृदय रोग का पता चल गया था। अजय ने अपनी सारी जमा पूंजी लगा दी, लेकिन वो मुश्किल से जियो आई के बुनियादी इलाज का खर्च ही उठा पा रहा था। आखिरकार उसने एक कठिन फैसला किया। वो था माता पिता द्वारा छोड़ा गया घर बेचना, जो अजय की एकमात्र संपत्ति थी जिसे वह नकदी में बदल सकता था। प्रॉपर्टी एजेंट घर के स्थान और नक्शे से काफी संतुष्ट था, लेकिन जैसे ही उसने सुना कि घर में हत्या हुई थी, उसका रवैया तुरंत ठंडा हो गया। कंपनी के नियमों के अनुसार वे किसी भी हॉन्टेड हाउस यानी जहां मौत हुई हो का सौदा नहीं करते थे। अजय का चेहरा तुरंत उतर गया। एजेंट ने सोचा और अजय को एक विजिटिंग कार्ड देते हुए कहा कि वो इस जगह पर जाकर पूछताछ करे। अजय पते पर गया और ई शेंग नामक एक प्रॉपर्टी एजेंसी पहुंचा। कांच की खिड़की पर हॉन्टेड हाउस बेचने के विज्ञापन चिपके थे और मुख्य द्वार पर एक नियुक्ति विज्ञापन भी लगा था। दरवाजा बंद देख उसने अंदर की स्थिति देखने के लिए खिड़की से झांकने की कोशिश की। अचानक सामने एक चेहरा दिखाई दिया। अजय बहुत शर्मिंदा हुआ। उसी समय एक कार आती दिखी, जिसमें से एक मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति उतरा, जो इस प्रॉपर्टी एजेंसी का मालिक निकला। कुछ परिचय के बाद अजय को समझ में आया कि ये एक एजेंसी है जो विशेष रूप से हॉन्टेड हाउस बेचने का काम करती है। उसने तुरंत अपने घर की स्थिति बताई। शोंग मालिक यानी असली मालिक काफी पेशेवर लग रहा था। उसने बताया कि घटना की गंभीरता के अनुसार हॉन्टेड हाउस आमतौर पर 20% से 40% तक डिस्काउंट पर बिकते हैं। अजय के घर जैसी हत्या वाली संपत्ति पर आमतौर पर सबसे ज्यादा डिस्काउंट लगता है। हालांकि घटना को 20 साल बीत चुके हैं, इसलिए कीमत पर इसका असर कम हो गया है। शोंग मालिक ने पूरे विश्वास के साथ वादा किया कि वो अजय के घर को एक अच्छी कीमत पर बेचने में मदद करेगा। अजय अस्पताल लौटा और ये अच्छी खबर अपनी बहन को बताई, लेकिन जियो आई ने इसे बेचने का जोरदार विरोध किया, क्योंकि ये घर माता पिता द्वारा छोड़ी गई एकमात्र चीज थी। पिता के स्वभाव में बदलाव आने से पहले ये घर दोनों भाई बहनों के लिए कई अच्छी यादें संजोए हुए था। जब अजय असमंजस में था, तभी निर्माण स्थल के ठेकेदार यानी मुखबिर का फोन आया। चूंकि अजय बहन की देखभाल के लिए अक्सर छुट्टी ले लेता था, ठेकेदार ने उसकी जगह किसी और को रख लिया था और अजय को सूचित किया कि अब उसे काम पर आने की जरूरत नहीं है। अगले दिन अजय ई शेंग एजेंसी पहुंचा और बड़ी ईमानदारी से शोंग मालिक से माफी मांगी, क्योंकि उसने अपना घर न बेचने का फैसला कर लिया था। शोंग मालिक ने बहुत उदारता से उसे समझाया। तभी अजय की नजर बाहर लगे नियुक्ति विज्ञापन पर पड़ी। अब जब वो बेरोजगार था, उसने पूछा कि क्या वो ये काम कर सकता है। इससे पहले कि शोंग मालिक कुछ कहता, एक मोटा आदमी धक्का देकर अंदर आ गया। एक ग्राहक को देखकर शोंग मालिक ने तुरंत सबको काम पर लगने का इशारा किया। अजय को वहीं खड़ा देख उसने भी साथ चलने को कहा। नए आए मोटे आदमी का नाम मेंटो था। उसके पिता शमशान घाट यानी मुर्दा घर में काम करते थे, इसलिए पुलिस के अलावा सबसे पहले उसे ही पता चलता था कि कहां हत्या हुई है। ई शेंग एजेंसी अक्सर दूसरे एजेंटों से पहले परिवार वालों से संपर्क कर लेती थी और कम कीमत पर हॉन्टेड हाउस का सौदा पक्का कर लेती थी। लेकिन हर बार हॉन्टेड हाउस की सफाई करने से पहले वे सब एक चीनी दवा की दुकान पर चाय पीने जाते थे। कहा जाता था कि इससे बुरी आत्माएं दूर होती हैं और शांति बनी रहती है। यहाँ की दुकानदार बूढ़ी मैडम बी बहुत दयालु दिखती थीं। उन्होंने तुरंत पहचान लिया कि अजय नया है, इसलिए उसे अकेले पर्दे के पीछे बुला लिया। शोंग मालिक और बाकी लोगों को यह सामान्य लगा, क्योंकि हॉन्टेड हाउस एजेंट बनने के लिए हर कोई उपयुक्त नहीं होता। मैडम बी ने एक हाथ से अजय की नाड़ी दिखी और दूसरे हाथ से पीठ पीछे कुछ गणना की। फिर वो आश्चर्यचकित हुई और लगातार कई सवाल पूछे। अजय बिल्कुल हैरान था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि मैडम बी को उसके बारे में इतनी जानकारी कैसे है। सबके जाने के बाद एक नींद से भरी आंखों वाली युवती उन्हें नीचे छोड़ने आई।
इस बीच श्योंग मालिक लोगों को लेकर हॉन्टेड हाउस के दरवाजे पर पहुंच चुका था। आमतौर पर हॉन्टेड हाउस बेचने की पुष्टि हो जाने के बाद वे पहले कमरे की सफाई करते थे ताकि बाद में ग्राहकों को दिखाया जा सके। पहले ही मेंटो सबको बुनियादी जानकारी दे चुका था। घर में मरने वाला एक छोटा लड़का था जिसके माता पिता नशे के आदी थे। आमतौर पर थोड़ी सी नाराजगी होने पर वे बच्चे पर हाथ उठा देते थे। एक बार गुस्से में उन्होंने बच्चे को पीट पीट कर मार डाला। डर है कि बात फैल जाएगी, माता पिता ने शव को कूड़े के थैले में भर दिया। आखिरकार गंध बढ़ती गई और पड़ोसियों ने पुलिस को सूचित कर दिया, जिससे राज खुल गया। फर्श पर अभी भी काला चिपचिपा अवशेष देख श्योंग मालिक ने सबको काम पर लगने को कहा। योंगरिन को कार खिसकाने में मिंटो की मदद करनी थी, लेकिन वो नीचे भाग गया। इस कामचोर कर्मचारी को देखकर श्योंग मालिक ने कुछ नहीं कहा। वो जानता था कि योंगरिन भूतों से डरकर भागा है। अब सफाई का काम अकेले अजय को ही करना था। अजय ने भी मना नहीं किया। दस्ताने पहनकर काम शुरू कर दिया। उसकी नजर बेसिन पर रखे चाकू पर पड़ी। तभी उसकी पीठ में सिहरन महसूस हुई। फिर एक कंचा यानी गोली लुढ़कता हुआ आया। जैसे ही उसने उसे उठाया, वो चाकू गायब हो गया। तभी एक और कंचा लुढ़का। अजय ने देखा बगल वाले बेडरूम की अलमारी का दरवाजा धीरे धीरे खुल रहा था। उसने अनुमान लगाया कि कंचे वहीं से निकल रहे होंगे। डरते डरते आगे बढ़ा और हिम्मत करके अलमारी का दरवाजा खोला, लेकिन अंदर कुछ नहीं था। जैसे ही उसने राहत की सांस ली, अलमारी के दरवाजे पर कुछ खूनी हाथों के निशान उभर आए। अजय डर के मारे पीछे हटा और शीशे में देखा कि उसकी पीठ पर एक बच्चा बैठा है। उसके पैर लड़खड़ा गए और वो जोर से गिर गया। उसी समय गायब हुआ चाकू अंधेरे से निकलकर उसकी ओर उड़ा। अजय के मुश्किल में पड़ने ही वाला था कि एक काली परछाई तेजी से आई और एक हाथ से उड़ते चाकू को पकड़ लिया। अजय अवाक रह गया, लेकिन पहचान लिया कि ये चीनी दवा की दुकान वाली लड़की थी। उसने कुछ मंत्र पढ़े और जल्दी से एक ताबीज यानी मंत्र लिखा कागज जलाया। फिर कमरे में जाकर अलमारी खोली, जिसमें एक बिल्कुल सफेद पड़ा हुआ मरे हुए लड़के की आत्मा यानी भूत दुबकी हुई थी। लड़की की आवाज बहुत नर्म थी। उसने छोटे लड़के को ढांढस बंधाया कि अब डरने की जरूरत नहीं, अब कोई उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकता। थोड़ी देर में सब चीनी दवा की दुकान पर लौट आए। अजय को श्योंग मालिक से पता चला कि हॉन्टेड हाउस की सफाई करते समय अक्सर अजीब चीजें होती हैं, इसलिए वे मैडम बी और उनकी पोती से मदद लेते हैं। दादी और पोती को अशुद्धियों को दूर करने में महारत हासिल है और एजेंसी के साथ उनका दीर्घकालिक सहयोग है। अगली सुबह सब लोग मैडम बी के नेतृत्व में उस मरे हुए लड़के के लिए अगरबत्ती जलाने और पूजा करने आए। इस चरण तक पहुंचने के बाद ही हॉन्टेड हाउस की सफाई पूरी मानी जाती थी। धुंधलेपन में अजय ने देखा कि छोटा लड़का उसे हाथ हिलाकर अलविदा कह रहा है। वापस जाते समय मैडम बी की पोती जियोमो ने अजय से बात की। इस बार हॉन्टेड हाउस का काम बहुत आसानी से निपट गया और जल्द ही उन्हें एक उपयुक्त खरीदार भी मिल गया। श्योंग मालिक ने सबको एक लाल लिफाफा दिया और अजय को एक नया सूट भी दिलाया, जो ये दर्शाता था कि उसे काम पर रख लिया गया है। अजय बहुत खुश हुआ और तुरंत नया सूट पहन लिया। श्योंग वज़े की पसंद सही थी। एजेंसी के बाकी दो बेकार कर्मचारियों की तुलना में अजय कहीं ज्यादा मेहनती और लगनशील था। एक दिन वो हमेशा की तरह देर रात काम खत्म करके घर जा रहा था। रास्ते में उसकी मोटरसाइकिल खराब हो गई। अजय उसे धक्का देते हुए एक पुराने कारखाने के पास से गुजरा। वो किसी से मदद मांगना चाहता था, लेकिन फिर उसने एक भयानक दृश्य देखा। दीवार पर लगी एक खूबसूरत महिला की तस्वीर से लाल रंग का खून जैसा तरल बह रहा था और मेज पर रखी गुड़िया लाल धागे से बंधी हुई थी। अजय डर के मारे लड़खड़ाया और उसने देखा कि उसका हाथ एक कंबल के अंदर चला गया था, जिस पर मुहर लगी हुई थी। उसमें काला चिपचिपा तरल था, पता नहीं क्या था। अजय जल्दी जल्दी वहां से भागना चाहता था, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया कि एक काली आत्मा, जिसमें से घना काला धुआं निकल रहा था, उसे ठंडी नजरों से देख रही थी। वो एक सांस में अस्पताल भागा, जहां उसकी बहन थी, लेकिन वहां सेंसर वाला कांच का दरवाजा अपने आप खुल गया। शायद वो काली आत्मा भी अस्पताल तक उसका पीछा करके आ गई थी
उस रात जियो आई वार्ड से बाहर पानी खरीदने निकली। उसने देखा कि गलियारे में रोशनी बुरी तरह टिमटिमा रही थी। खतरा भांपते हुए वो तेजी से मुड़ी और लिफ्ट में घुस गई। लेकिन जैसे ही लिफ्ट के दरवाजे बंद हुए, एक विशाल हाथ ने उसकी बाह पकड़ ली। अगले ही पल जियो आई बिस्तर पर चौंक कर उठी, लेकिन उसकी बाह पर बने निशान और मेज पर रखी पानी की बोतल बता रहे थे कि ये कोई सपना नहीं था। अगले दिन जब अजय वार्ड में आया, उसने देखा कि उसकी बहन बहुत पीली थी। जियो आई ने भी जानबूझकर पूछा, क्या तुम भूतों के अस्तित्व में विश्वास करते हो? अजय हाल ही में हॉन्टेड हाउस से जुड़े मामलों में उलझा हुआ था। उसे तुरंत एहसास हुआ कि शायद उसकी बहन को किसी चीज ने परेशान किया है। खासकर जब उसने उसकी डरी हुई हरकतें देखी तो उसकी चिंता और बढ़ गई। बहन से अलविदा कहकर अजय सबसे पहले चीनी दवा की दुकान पर गया और जियो मो से मिला। उसने कहा कि उसकी बहन शायद मुसीबत में है और वो चाहता है कि जियो मो उसकी मदद करे। लेकिन जियो मो का रवैया अजय के प्रति काफी ठंडा था। उसने उसे हॉन्टेड हाउस बेचने का काम न करने की सलाह दी। कहा कि रात में ज्यादा घूमोगे तो भूत मिलेगा और वो भूत तुम्हारे पीछे पीछे घर आकर तुम्हारी बहन को भी परेशान करेगा। लेकिन जियो आई के इलाज का खर्च अभी बाकी था, इसलिए अजय को मजबूरन एजेंसी जाना पड़ा। वहां पहुंचकर उसने देखा कि दरवाजे पर एक जवान खूबसूरत लड़की खड़ी है। उसका नाम ली जिंग था और वो हॉन्टेड हाउस की सेल्स के लिए आवेदन करने आई थी। श्योंग मालिक को लगा कि ये काम औरतों के लिए बहुत खतरनाक है। वो इसे लेने को तैयार नहीं था, लेकिन ली जिंग ने कहा कि उसकी बातचीत करने की कला अच्छी है और वो रोमांच पसंद करती है। जब श्योंग मालिक असमंजस में था, मेंटो के पास फोन आया। उनके पास एक नया काम आ गया था। ली जिंग ने जैसे ही सुना कि सब लोग काम पर जा रहे हैं, उसने तुरंत साथ चलने की इच्छा जताई। श्योंग मालिक ने माथे पर बल डाला, लेकिन उसे भी ले गया। लेकिन इस बार शुरुआत ही खराब रही। मृतक के पिता ने जैसे ही एजेंट को देखा, उसने सबको पैसे के लिए बेईमानी करने वाला कहकर गाली दी। श्योंग मालिक ने बहुत मिन्नतें की, लेकिन बूढ़े का रवैया नहीं बदला। सिर्फ ली जिंग ने एक अलग रास्ता निकाला और वो बालकनी में अकेले बैठी मृतक की मां से मिली। उसकी बातचीत की कला वाकई अच्छी थी। थोड़ी देर समझाने के बाद उसने परिवार वालों को घर बेचने के लिए राजी कर लिया। श्योंग मालिक ली जिंग के प्रदर्शन से बहुत प्रभावित हुआ और उसने उसे तुरंत पक्का करने की घोषणा कर दी। घर की चाबी मिलने के बाद अब सफाई करने की बारी थी। शायद लंबे समय से खिड़कियां न खुलने के कारण हवा में एक अजीब सी बदबू थी। मेंटो ने बताया कि घर की मालकिन ने पति के विश्वासघात के कारण उसे वापस जीतने के लिए कई तरह के जादू टोने किए थे, लेकिन अंत में वो असफल रही और उसने आत्महत्या कर ली। बालकनी की रेलिंग पर लगे निशान देखकर सबकी रूह कांप गई। खासकर पूजा की मेज पर रखी अजीब चीजों को देखकर आसानी से अंदाजा लगाया जा सकता था कि उस वक्त मालकिन कितनी बेचैन और पागल रही होगी। श्योंग मालिक ने सबको काम पर लगने को कहा। केवल योंग रेन फिर से काम चोरी कर रहा था। उसने अपनी पत्नी को मैसेज भेजने के लिए फोन निकाला। अचानक उसकी स्क्रीन पर एक बाल गिरा। योंग रेन ठीक उसी जगह पर बैठा था जहां मालकिन की मौत हुई थी। उसकी रूह कांप गई। इतने लंबे बाल किसके हो सकते हैं, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं था। उसी समय अस्पताल में जियो आई ने वार्ड के बाहर आवाज सुनी। उसने धीरे से दरवाजा खोला और देखा कि गलियारे में एक लंबी सी परछाई खड़ी है। उसने पहचान लिया कि ये वही राक्षस है जो लिफ्ट में मिला था। उसने तुरंत दरवाजा बंद किया और बिस्तर के नीचे दुबक गई, लेकिन वो परछाई दरवाजे को पार करके अंदर आ गई और बिस्तर से अपना सिर बाहर निकाला। इधर अजय को फोन मिला और वो जल्दी से अस्पताल पहुंचा। पता चला कि रात में जियो आई को अचानक दौरे पड़े और फिर वो बेहोश हो गई। डॉक्टर ने पूरी जांच की, लेकिन कोई कारण पता नहीं चल सका और ये भी नहीं बता सका कि वो कब होश में आएगी। अगली सुबह अजय हॉल में बैठा था, बिल्कुल बेसुध। बहन अभी तक नहीं उठी थी। वो समझ नहीं पा रहा था कि क्या करे। एक कैंटीन वाली आंटी ने उसे सलाह दी कि अगर डॉक्टर से किसी बीमारी का पता नहीं चल रहा है तो वो किसी बड़े जानकार मास्टर से मिल सकता है। उसने एक विजिटिंग कार्ड दिया। जब कुछ न सूझे तो कुछ भी करना पड़ता है के भाव से अजय ने कार्ड पर दिए पते पर जाकर उस मास्टर से मुलाकात की। वो मास्टर वाकई कुछ जानता था। उसने एक साधारण सी गणना की और मामले की गंभीरता को समझ गया। उसने कहा कि एक आत्मा को बुलाने की विधि करनी होगी। मास्टर ने पीले कागज में एक छेद किया और घंटी बजाकर चावल के दानों को घड़े में गिरने दिया। अजय कुछ समझ पाता इससे पहले मास्टर ने तलवार उठाई और जोर से चिल्लाते हुए एक कटोरा तोड़ दिया। अनुष्ठान समाप्त होने के बाद मास्टर ने अजय को एक ताबीज दिया और कहा कि इसे उसकी बहन के पास रख दो।
अगर सब ठीक रहा तो जीओआई 2 दिन में उठ जाएगी। घर लौटकर 24,000 का बिल देखकर अजय को लगा कि कहीं उसके साथ धोखा तो नहीं हुआ। लेकिन कुछ ही देर बाद अस्पताल से फोन आया कि जीओआई होश में आ गई है। अजय को अब यकीन हो गया कि वो असली मास्टर थे। वो ताबीज लेकर अस्पताल की ओर दौड़ पड़ा, लेकिन वो ये नहीं जानता था कि काम खत्म करके घर लौट रहे मास्टर को अचानक एक अज्ञात शक्ति ने अपनी जगह पर रोक दिया और फिर उनके हाथ पैर बेकाबू होकर मुड़ने लगे। उनसे कुछ ही दूरी पर एक काली परछाई खड़ी थी, जिसके हाथ में एक ताबीज था, जैसे वो मास्टर की हरकतों को नियंत्रित कर रही हो। उसने मास्टर को जमीन से कैंची उठाकर अपनी ही जीप की तरफ बढ़ते देखा। उसी समय अस्पताल के बिस्तर पर लेटी जीओआई अचानक नींद से चौंक कर उठी। उसे लगा कि किसी चीज ने उसके पैर के टखने को बांध रखा है। उसने हैरान होकर चादर हटाई और अगले ही पल कोई शक्ति उसे खींचकर नीचे गिरा दिया। सामने का पर्दा हटा और जीओआई ने फिर से उस अजीब आदमी को देखा। फिर वो अंधेरे की गहराइयों में धकेल दी गई। अस्पताल के बिस्तर पर एक और जीओआई अभी भी लेटी हुई थी। उपरोक्त हॉन्टेड हाउस स्पेशलिस्ट स्टोर के पहले 2 भागों की कहानी है। अगर मैं गलत नहीं हूं तो वो लंबी परछाई शायद यमदूत या मृत्यु के दूत जैसी कोई चीज है, जो उन लोगों से निपटती है जिनकी मृत्यु निकट है। और जीओआई ने आखिर में जो परछाई देखी वो शायद उसका अपना शरीर है, जो दर्शाता है कि इस समय उसकी आत्मा उसके शरीर से अलग हो चुकी है। खैर, आज की समीक्षा यहीं समाप्त होती है। अगर किसी मित्र का कोई अलग मत हो तो कृपया टिप्पणी में बताएं। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में।